3 साल पहले अर्थ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दौर शुरू हुआ था और पूरी दुनिया इस नई ताकत को समझने की दौड़ में लग गई थी। कुछ लोग जाग चुके थे और उन्हें ऐसी खतरनाक पावर्स मिली थीं जिनसे वो डरावने मॉन्स्टर्स से लड़ सकते थे। लेकिन अभी एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो दर्द से कांपते हुए ली को घूरता है और टूटती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ली हल्का सा सिर टेढ़ा करती है जैसे कोई बोरिंग चीज देख रही हो, फिर ठंडी आवाज में बोलती है, ओह अभी भी जिंदा है। तभी उसके पीछे से काली एनर्जी छोड़ता हुआ एक आदमी धीरे धीरे आगे आता है। ली मुस्कुराकर कहती है, यूडो टाइमिंग परफेक्ट है। यूडो हंसता है और कहता है, लगता है फाइनल गेम खत्म होने वाला है। फिर वो ली के कंधे पर हाथ रखता है और नीचे पड़े आदमी की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तेरे सारे टीममेट्स मेरे हाथों मर चुके हैं, अब बस तू बचा है। वो झुककर पूछता है, तो शिंजी मरने से पहले कोई लास्ट वर्ड्स? इतनी बुरी हालत में भी शिंजी की आंखों में आग जल रही थी। वो दांत भींचकर बोलता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूडो जोर से हंस पड़ता है। मरने के बाद फॉरगिवनेस का क्या करेगा? अगले ही पल वो इतनी जोरदार किक मारता है कि शिंजी हवा में उड़ता हुआ नीचे मौजूद फैंग बीस्ट्स के झुंड की तरफ जा गिरता है। उसी पल शिंजी के दिमाग में अपने मरे हुए साथियों की तस्वीरें चमकने लगती हैं। गिल्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। वो खुद को दोष देते हुए कसम खाता है, अगर मुझे एक और जिंदगी मिली तो ली और यूडो दोनों को नरक तक घसीट कर ले जाऊंगा। और फिर वो अंधेरे एबिस में गिरता चला जाता है जहां नीचे एक विशाल मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी गूंजती हुई बद्दुआ के बीच अचानक एक चमकता हुआ नीला इंटरफेस उसके सामने प्रकट होता है। एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, सुप्रीम मार्शल आर्ट्स एक्विजिशन सिस्टम एक्टिवेटेड, क्रिटिकल कंडीशन डिटेक्टेड, इनसफिशिएंट एग्जिस्टेंस पॉइंट्स, इनिशिएटिंग टाइम रिवर्सल टू रैंडम पॉइंट, काउंटडाउन 3, 2, 1। अचानक टीवी पर चल रहे फुटबॉल मैच में बॉल नेट के अंदर जाती है और उसी पल शिंजी की आंखें झटके से खुल जाती हैं। वो सोफे से उछलकर उठ बैठता है, पूरा पसीने में भीगा हुआ। घबराकर वो टाइम देखता है, दोपहर के 2:35। तभी उसके सामने फिर वही सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, प्लेयर डेटा लोड, सेलेक्ट एट्रीब्यूट। शिंजी हैरानी से इंटरफेस को घूरता रह जाता है। वो सच में वापस जिंदा था और इस बार उसके पास गॉड टियर सिस्टम था। उसकी आंखों में खतरनाक डिटर्मिनेशन भर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ठीक 1 महीने पहले भेजा गया है। अभी दुनिया शांत दिख रही थी लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही जागने लगी थी। बहुत जल्द इंसान, जानवर और प्लांट्स म्यूटेट होने वाले थे। स्पिरिचुअल फ्रूट्स लोगों को पावर्स देंगे और दुनिया में अजीब आइटम्स सामने आएंगे जिनकी ताकत एब्जॉर्ब करके कोई भी और मजबूत बन सकता था। शिंजी खिड़की के बाहर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, 1 महीना मेरे लिए काफी है। वो सिस्टम इंट्रोडक्शन खोलता है। सामने ऑप्शंस आते हैं, ट्रिब्यूट डेवलपमेंट, स्किल एडिशन, पॉइंट एक्सचेंज और डेली मिशंस। बिना समय बर्बाद किए वो फायर एट्रीब्यूट चुन लेता है क्योंकि उसकी अटैक पावर सबसे खतरनाक थी। तुरंत नोटिफिकेशन आता है, प्रिपेयरिंग फायर एट्रीब्यूट स्किल, और अगले ही पल सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ती है। उसे एक पर्पल टियर स्किल मिलती है, ब्रह्मा क्रिस्टल इन्फर्नो, साथ में 5 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी। उसकी हथेली के ऊपर गुलाबी बैंगनी क्रिस्टल बनने लगता है। जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है, क्रिस्टल चमक उठता है और उसके चारों तरफ आग की लपटें भड़कने लगती हैं। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, अमोरा ली। शिंजी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से ली आराम से बोलती है, मुझे 2 लाख चाहिए, एक बैग खरीदना है। शिंजी बिना 1 सेकंड सोचे ठंडी आवाज में बोलता है, नहीं, और सीधे कॉल काट देता है। दूसरी तरफ लग्जरी कार में बैठी ली हैरानी से फोन को देखती रह जाती है। उसके बगल में बैठा यूदो हंस पड़ता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा वॉकिंग वॉलेट नाराज हो गया क्या? ली गुस्से से यूदो को घूरते हुए बड़बड़ाई, मुझे समझ नहीं आता शिंजी आखिर करना क्या चाहता है। यूदो ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें तो उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना था ना। लेकिन ली तुरंत उसका हाथ पकड़कर उससे चिपक गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सिर्फ तुम्हें खुश रखना है। यूदो के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, वैसे मैंने जो आउटफिट खरीदा था वो ट्राई किया? ली थोड़ी झिझक गई। उसी समय सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। शिंजी थका हुआ और परेशान दिख रहा था। वो दांत भींचकर खुद से बोलता है, अगर मैं कुछ दिन पहले रिबॉर्न हुआ होता तो उससे पूछ सकता था वो किस हॉस्पिटल में थी। ये तीसरा हॉस्पिटल है। तभी उसकी धुंधली यादें वापस आने लगती हैं।
वो एक घास वाले पहाड़ पर बैठा था। उसके साथ एक छोटी लड़की थी। लड़की उदास होकर कह रही थी, मुझे लगा था मैं बस बीमार हूँ, इसलिए पापा ने मुझे सप्लीमेंट्स लेने को कहा, लेकिन उन्हीं की वजह से मेरा आइस टाइप स्पिरिट कोर डिस्ट्रॉय हो गया। याद खत्म होते ही शिंजी कुछ सेकंड चुप खड़ा रहता है, फिर उसकी आंखों में मजबूत डिटर्मिनेशन भर जाता है। इस बार वो मीका और उसकी स्पिरिट पावर दोनों को बचाएगा। हॉस्पिटल रूम के अंदर हार्ट मॉनिटर लगातार बीप कर रहा था। कई डॉक्टर्स बेड के आसपास खड़े थे। उनमें से एक हैरानी से बोला, वाइटल स्टेबल हैं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा। पास खड़े मत्सुमोतो बेचैनी से डॉक्टर ली से विनती करते हैं, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ली उसका पल्स चेक करते हैं और पूछते हैं, क्या ये हाल ही में कहीं ट्रैवल करके आई थी। मात्सुमोतो तुरंत बताते हैं कि पिछले महीने वो लोग आइसलैंड गए थे उसकी कॉलेज एडमिशन सेलिब्रेट करने, और एक हफ्ते पहले लौटने के बाद से उसकी हालत खराब होने लगी। डॉक्टर ली गंभीर होकर कहते हैं, इसके शरीर में एक्सेसिव यिन एनर्जी जमा हो गई है, इसे यंग एनर्जी से बैलेंस करना होगा। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहते हैं, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से देना, जरा सी देर भी खतरनाक हो सकती है। मत्सुमोतो राहत की सांस लेकर उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन डॉक्टर ली शांत आवाज में बोलते हैं, रिकवरी उसकी खुद की विल पावर पर भी डिपेंड करेगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और शिंजी अंदर घुस आता है। सब चौंक जाते हैं। मत्सुमोतो तुरंत पूछते हैं, तुम कौन हो। एक यंग डॉक्टर कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, क्या ये डॉक्टर ली का स्टूडेंट है। लेकिन डॉक्टर ली तुरंत जवाब देते हैं, मेरे कोई स्टूडेंट्स नहीं है। दूसरे स्टाफ मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सिवाइलियंस को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंजी खुद को छुड़ाकर जोर से कहता है, आपकी बेटी आइस टाइप स्पिरिट पावर अवेकन कर रही है। ये बहुत रेयर एट्रीब्यूट है, अगर गलत ट्रीटमेंट हुआ तो उसका फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक नर्स हंसते हुए बोली, इसे बाहर फेंको, मूवीज ज्यादा देख ली हैं शायद। लेकिन तभी डॉक्टर ली सबको रुकने का इशारा करते हैं। वो गंभीर नजरों से शिंजी को देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें आइस टाइप स्पिरिट पावर के बारे में कैसे पता, और तुम हो कौन। शिंजी समझ गया कि बूढ़ा डॉक्टर कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन उसका चेहरा ठंडा ही रहा। वो धीरे से बोला, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी सिर्फ उसे बचाना है। डॉक्टर ली की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर होगा। शिंजी बिना जवाब दिए सीधे मीका के बेड के पास गया और शांत आवाज में प्रिस्क्रिप्शन बोलने लगा। 2 ग्राम जिंजर, 2 ग्राम इनेट, 5 ग्राम सिनेमन बार्क और 1 ग्राम कोडोनॉप्सिस। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। डॉक्टर्स शॉक में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही प्रिस्क्रिप्शन था जो डॉक्टर ली ने लिखा था। कोई फुसफुसाया, क्या इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन आती है। दूसरा बोला, या फिर इसने चोरी से सुन लिया। डॉक्टर ली गहरी आवाज में बोले, लेकिन सिर्फ ये प्रिस्क्रिप्शन उसे जगा नहीं सकती। तभी शिंजी ने हाथ उठाकर बीच में रोक दिया और कहा, एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट मिसिंग है, स्टारडू फ्लावर। कमरे की हवा जैसे जम गई। डॉक्टर ली धीरे से नाम दोहराते हैं, स्टारडू फ्लावर। फिर गंभीर होकर कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो सच में लड़की जाग सकती है, लेकिन वो चीज अब दुनिया में मौजूद ही नहीं है। एक और डॉक्टर तुरंत बोल पड़ा, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इस लड़के की सारी बातें बेकार हैं। आखिर इसे ये सब पता कहां से चला। तभी मिस्टर मात्सुमोतो तनाव भरी आंखों के साथ आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ली की तरफ देखने लगते हैं और लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर स्टारड्यू फ्लावर चाहिए तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर ली ने धीरे से सिर हिलाया। वो कहीं बिकता नहीं है। उसका शेप एक तारे जैसा होता है, गहरे नीले पेटल्स, चांदी जैसा पॉलन और रात में हल्की तारे जैसी चमक। उसकी एसेंस जख्म भर सकती है और दर्द कम कर सकती है, लेकिन अब वो सिर्फ पुराने एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलता है, उस समय के जब अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। मात्सुमोतो की आंखें लाल हो गईं। वो घबराकर बोले, तो क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही रहेगी। तभी शिंजी आगे बढ़ा और दृढ़ आवाज में बोला, मैं मीका को बचाऊंगा और उसके शरीर पर एक भी स्कार नहीं आने दूंगा। डॉक्टर ली की आंखें अचानक चमक उठी। क्या तुम्हारे पास सच में लेजेंडरी फ्लावर है। शिंजी ने शांत चेहरे के साथ सिर हिला दिया। तभी वही यंग डॉक्टर फिर हंस पड़ा, इम्पॉसिबल, इसने बस प्रिस्क्रिप्शन सुन लिया होगा। लेकिन डॉक्टर ली तुरंत उसकी तरफ मुड़े और बोले, अगर ऐसा है तो इसे फ्लावर के बारे में कैसे पता। यंग डॉक्टर अटक गया। वो शायद इसने खुद बना लिया होगा या किसी गेम में देखा होगा। कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस फैल गई। उधर शिंजी ने लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग के अंदर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पॉइंट्स एक्सचेंज मेन्यू फुली अनलॉक्ड। मैकेनिकल आवाज गूंजी, विच आइटम वुड यू लाइक टू रिडीम। शिंजी ने मन ही मन स्टारड्यू फ्लावर के बारे में सोचा। तुरंत एक चाइम सुनाई दी।
और उसके 5 पॉइंट्स कट गए। अचानक उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स प्रकट हुआ। उसने बॉक्स खोला और अंदर वही चमकता हुआ नीला फ्लावर मौजूद था। शिंजी ने आर्ग्यूइंग डॉक्टर्स की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहस बाद में कर लेना, पहले असली चीज देख लो। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें फ्लावर पर टिक गईं। डॉक्टर ली शॉक में फुसफुसाए, तुम्हें इतनी रेयर हर्ब मिली कहां से? शिंजी ने बॉक्स ऊपर उठाया और पूछा, अब यकीन हुआ कि मैं मीका को बचा सकता हूँ? डॉक्टर ली तुरंत गंभीर होकर बोले, मुझे माफ करना, जल्दी इसका इस्तेमाल करो। सब लोग मीका के बेड के पास इकट्ठा हो गए। शिंजी कुछ पल उसकी अनकॉन्शियस हालत को देखता रहा, फिर धीरे से फ्लावर उसके करीब ले आया। अचानक कमरे में नीली रोशनी फैल गई। छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स हवा में चमकते हुए मीका के शरीर के अंदर जाने लगे। हार्ट मॉनिटर की आवाज स्टेडी हो गई। एक नर्स एक्साइटमेंट में बोली, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा डॉक्टर शॉक में चिल्लाया, ये काम कर रहा है। धीरे धीरे मीका की हालत स्टेबल होने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें हल्के से खुली। वो कमजोर नजरों से ऊपर देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। शिंजी हल्की मुस्कान के साथ बोला, आराम करो, हम फिर मिलेंगे। फिर उसने मात्सुमोतो से कहा कि मीका का ध्यान रखें ताकि वो जल्दी स्ट्रेंथ रिगेन कर सके। मात्सुमोतो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथों से शिंजी का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू, सच में थैंक यू। शिंजी बस चुपचाप सिर हिलाकर मुड़ गया। तभी पीछे से डॉक्टर ली बोले, रुको, मेरे साथ टी पियोगे? लेकिन शिंजी बिना पीछे देखे मुस्कुराया। शायद किसी और दिन। डॉक्टर ली ने फिर पूछा, कम से कम अपना नाम तो बताओ। शिंजी ने कैजुअल अंदाज में हाथ हिलाया और बोला, फुजी शिंजी। रात हो चुकी थी। एक अंधेरे कमरे में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट चमक रही थी। शिंजी मॉनिटर के सामने बैठा था और अपनी पिछली जिंदगी की यादें सोच रहा था। उसे एक वेबसाइट याद आई जहां कल्चरेशन लेवल्स की पूरी जानकारी थी। उसने सर्च किया और आखिर उसे वो मिल गई। इलेक्ट्रिक एलिवेशन। स्क्रीन पर डिटेल्ड स्टेजेस दिखाई देने लगे। लेवल 1 स्पिरिट अवेकनिंग, लेवल 2 सोल रूटिंग, लेवल 3 एनर्जी कंडक्शन, लेवल 4 कोर फॉर्मेशन, लेवल 5 मिस्टिक मैनिफेस्टेशन, लेवल 6 स्काई एस्केंशन, लेवल 7 सेज डोमिनियन और लेवल 8 इंपीरियल सर्वेंट। हर लेवल के साथ उसकी पावर्स और ट्रेट्स लिखे थे। शिंजी पूरी गंभीरता से स्क्रीन को देखता रहा। पिछली जिंदगी में स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भयानक वॉर छिड़ गई थी, लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ लेवल 3 तक पहुंच पाया था। सीन बदलता है। शिंजी एक हॉट स्प्रिंग में मेडिटेशन कर रहा था। गर्म भाप ड्रीम जैसी लेयर बनाकर हवा में उठ रही थी। उसके शरीर के आसपास आग जैसी हल्की स्पिरिचुअल ऑरा घूम रही थी। वो मन ही मन सोचता है, हेवनली फ्लेम फ्रेंजी टेक्निक सच में अलग लेवल की है। आंखें बंद करते हुए वो खुद से वादा करता है कि इस जिंदगी को वो पूरी तरह कल्टीवेशन के लिए डेडिकेट करेगा और इंपीरियल सर्वेंट रेल्म तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ एक आदमी डॉक्टर ली के पास आता है और पूछता है, क्या ये सच है? आपको एक शिंजी मिला जिसके पास स्टारलाइट ब्लूम था और जिसके अंदर पहले से स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। डॉक्टर ली गंभीर होकर सिर हिलाते हैं। हाँ, चेयरमैन लू। ये सुनते ही लू की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वो धीरे से बोलता है, अगर वो और मजबूत हुआ तो दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। वो नेचुरल टैलेंट है। फिर वो अपने पास खड़ी महिला को एक फोटो देते हैं और आदेश देते हैं, जाओ उस लड़के की स्ट्रेंथ मेजर करो। महिला झुककर आदेश स्वीकार कर लेती है। लूयू की आवाज एक्साइटमेंट से भर जाती है। ये डिस्कवरी किसी मिरेकल से कम नहीं। उधर शिंजी अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है और उसके शरीर से आग की लपटें फट पड़ती हैं। वो मुट्ठियां भींचकर खड़ा था, जबकि क्रिम्सन फ्लेम्स उसके पूरे शरीर को घेर रही थीं। अपनी बदली हुई फिजिक देखकर वो मुस्कुराया। पर्पल ग्रेड टेक्निक से यही उम्मीद थी। सिर्फ 1 सेशन में ही मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। वो हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि पानी पूरी तरह काला हो चुका है। वो नाक सिकोड़कर बड़बड़ाता है, एक दिन न नहाने पर पानी इतना गंदा कैसे हो गया, या फिर मैं ही टॉक्सिक था। लेकिन उसका मजाकिया थॉट तुरंत उसके पेट की जोरदार आवाज से टूट जाता है। पहले कल्टीवेशन, अब स्टारवेशन। जल्दी से कपड़े पहनकर वो बाहर निकलता है। रात की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क की लाइट्स लंबी शैडोज बना रही थीं और उसके कदमों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। लेकिन उसे पता नहीं था, ऊपर एक स्ट्रीट लैंप पर कोई खड़ा उसे देख रहा था। उसके हाथ में डेटा शीट थी और उसकी रेजर शार्प आंखें सीधे शिंजी पर टिकी थीं। वो धीरे से बड़बड़ाई, तो आखिर मिल ही गया। अगले ही पल उसने वायलेट एनर्जी से घिरा एक गोल मून जैसा वेपन निकाला और बिना हिचकिचाए उसकी तरफ फेंक दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। होप यू डोंट डिसअपॉइंट मी। वेपन डरावनी स्पीड से हवा चीरता हुआ आगे बढ़ा और बीच आसमान में भयानक एनर्जी ब्लास्ट के साथ
फट गया। एक्सप्लोजन के अंदर से एक विशाल वायलेट डिमोनिक वुल्फ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और दांत रेजर की तरह नुकीले। शिंजी तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में चमक उभरी और वो धीमी आवाज में बोला, तो म्यूटेशंस शुरू हो चुके हैं। उस मॉन्स्टर डॉग को सामने देखकर भी शिंजी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जैसे ही भेड़िए जैसा वो विशाल बीस्ट गुर्राते हुए उसकी तरफ झपटा, उसकी सांस की बदबू इतनी भयानक थी कि शिंजी ने तुरंत हाथ नाक के सामने कर लिया। वाह, लगता है भाई ने टूथपेस्ट से पर्सनल दुश्मनी रखी है। अगले ही पल मॉन्स्टर उसे काटने के लिए मुंह खोलकर झपटा, लेकिन शिंजी हवा में उछलकर बच गया। तभी बीस्ट की विशाल टेल घूमती हुई उसकी टांग पर जोर से लगी और वो पीछे जा गिरा। दर्द की तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन बिना रुके वो ठंडी आवाज में बोला, अब तू गया। उसकी मुट्ठी अचानक आग से जल उठी। एम्परर्स फिस्ट। जलती हुई मुट्ठी मीटियर की तरह नीचे गिरी और बीस्ट पूरी तरह आग में घिर गया। कुछ ही सेकंड में जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और मॉन्स्टर राख बनकर बिखर गया। लेकिन जीतते ही शिंजी का पेट जोर से गुड़गुड़ाया। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बड़बड़ाया, कल्टीवेशन पावरफुल हो गई, लेकिन स्टमक अभी भी लेवल 0 पर है। पास की स्ट्रीट लाइट पर बैठी एक लड़की ये सब शॉक में देख रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि शिंजी ने फायर टाइप एबिलिटी अवेकन कर ली है, वो भी ऐसी जिसकी ऑफेंसिव पावर लेजेंडरी मानी जाती थी। वो जल्दी से नीचे कूदी और मॉन्स्टर की बॉडी के पास गई। उसने देखा कि बीस्ट की टेल टूटी हुई थी। तभी उसे पहले सुनी हुई बोन क्रैकिंग साउंड याद आई और उसकी आंखें फैल गईं। वो आवाज उसके पैर की नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि हड्डी मॉन्स्टर की टूटी थी। ये सोचकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसकी ड्यूरेबिलिटी आखिर है कितनी? अगली सुबह अपने अपार्टमेंट में शिंजी दर्द से कराहते हुए उठा। पूरा शरीर दुख रहा था। वो धीरे से बोला, मुझे और हार्डर ट्रेन करना पड़ेगा। तभी टीवी पर इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। न्यूज रिपोर्टर घबराई आवाज में बता रही थी कि माउंट चिरानी पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। टूरिस्ट्स और आसपास के रेजिडेंट्स को तुरंत इवैक्यूएट करने की वार्निंग दी जा रही थी। साथ ही फेक रूमर्स फैलाने वालों से बचने को कहा गया, जो दावा कर रहे थे कि गर्मी शरीर का मॉइस्चर खींच रही है। रिपोर्ट में इसे एटमॉस्फेरिक एनोमली बताया गया, लेकिन शिंजी तुरंत स्क्रीन के करीब आ गया। उसकी आंखें चमक उठी। ये फायर टाइप स्पिरिट एनर्जी का अवेकनिंग है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। परफेक्ट, इसे एब्जॉर्ब करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो फटाफट कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने ली खड़ी मिली। वो सीधा बोली, मुझे 2 लाख चाहिए, नया बैग लेना है। शिंजी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, इसे शॉपिंग से ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। उसे कल की बात याद आई जब उसने साफ कहा था कि उससे दूर रहे, लेकिन ली होंठ फुलाकर बोली, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी केयर करना बंद कर दूंगी। शिंजी कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर अचानक चिल्लाया, तो बंद कर दो और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ली कुछ पल के लिए सच में घबरा गई। उधर माउंट शैरन का हाल और भी डरावना हो चुका था। पूरा पहाड़ लाल चमक रहा था, जैसे आग में तपता हुआ लोहे का टुकड़ा हो। एरिया पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी भारी भीड़ जमा थी। पुलिस लाउडस्पीकर पर वार्निंग दे रही थी। माउंटेन का इंटरनल टेम्परेचर 81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अंदर जाने वाला तुरंत जल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह कुछ लोग खुद को साइंटिस्ट समझ रहे थे। एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कॉर्न का एक भुट्टा डेंजर जोन में फेंक दिया। अगले ही पल पॉप 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 की आवाज के साथ वो इंस्टेंट पॉपकॉर्न बन गया। भीड़ शॉक में पीछे हट गई। कुछ लोग एक्साइटमेंट में आगे बढ़ने लगे, जबकि बाकी चिल्ला रहे थे, अरे पागल हो क्या? तभी शिंजी वहां पहुंचा। वो कैजुअली एक व्हीकल के ऊपर खड़ा होकर पूरे सीन को देखने लगा। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। पूरा एरिया फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। अगले ही पल वो बिना हिचकिचाए नीचे कूदा और सीधा माउंटेन की तरफ दौड़ पड़ा। क्राउड पैनिक में चिल्लाने लगा, अरे वापस आओ, मरना है क्या? ये सुसाइड है। लेकिन शिंजी बिना रुके अंदर चला गया। माउंटेन के अंदर पहुंचते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये एनर्जी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्योर है। जैसे ही उसने उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया, उसके पूरे शरीर में भयानक जलन फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर सेल आग में जल रही हो। लेकिन दर्द के बावजूद वो रुका नहीं। उसकी आंखों में पागलों जैसी डिटर्मिनेशन थी। मुझे और मजबूत बनना है। बाहर लोग हैरानी से देख रहे थे कि उसका शरीर चमकने लगा था। कुछ ने डरकर कहा, उसकी आंखों से आग निकल रही है। शिंजी तुरंत समझ गया कि वो जरूरत से ज्यादा अटेंशन खींच रहा है। अगले ही पल उसका शरीर लाइट की स्ट्रीक में बदल गया और वो माउंटेन के अंदर और गहराई में गायब हो गया। पीछे खड़े लोग स्टन्ड रह गए। कोई कांपती आवाज में बोला, क्या हमने अभी कोई गॉड देखा? दूसरा पछतावे में सिर पकड़कर चिल्लाया,
यार किसी ने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? उसी समय पुलिस ने नोटिस किया कि माउंटेन का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिर रहा है। एक ऑफिसर डरते हुए बोला, वो लड़का आखिर इंसान था भी या कुछ और? दूसरी तरफ एक लग्जूरियस रूम में चेयरमैन लू टीवी पर माउंट चिरानी की लाइव रिपोर्ट्स देख रहा था। स्क्रीन पर वही मिस्टीरियस यंग मैन दिख रहा था जिसकी मौजूदगी से केओटिक वेदर शांत होता नजर आ रहा था। चेयरमैन लू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फोन उठाकर आदेश दिया, इस घटना की सारी न्यूज कवरेज अभी के अभी बंद करो। अगर ये खबर और फैली तो पब्लिक पैनिक शुरू हो जाएगा। चेयरमैन लू ने अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा और कंफर्म किया कि शिंजी ने उस मॉन्स्टर को सिर्फ वन पंच में खत्म कर दिया था और उसकी अटैक्स का उस पर कोई असर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने आंखें हल्की सिकोड़ ली। हमें उसे बाकी फैक्शन से पहले रिक्रूट करना होगा। कुछ पल सोचने के बाद वो आखिर बोले, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। दूसरी तरफ माउंट चेरानुई की फायर स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद शिंजी अपने अपार्टमेंट लौट आया और पूरी रात कल्टीवेशन करता रहा। सुबह तक वो ऑफिशियली लेवल 2 पर पहुंच चुका था। तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस, स्पिरिट स्प्रिंग स्टेज रीच्ड, न्यू एट्रीब्यूट स्लॉट अनलॉक्ड। शिंजी की आंखें चमक उठी। इसका मतलब था कि अब वो एक नया एट्रीब्यूट ऐड करके उसे ट्रेन कर सकता था। लेकिन वो अभी ये प्रोसेस कर ही रहा था कि दूसरी नोटिफिकेशन आ गई, स्पेल फ्यूजन फीचर अनलॉक्ड। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि अब वो किसी इनेट एट्रीब्यूट को परमानेंटली किसी वेपन में फ्यूज कर सकता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी वेपन के मटेरियल पर डिपेंड करेगी। शिंजी एक्साइटमेंट में तुरंत सिस्टम पैनल खोलकर देखने लगा, तो अब मैं अपना खुद का वेपन फोर्ज कर सकता हूँ। वो प्रैक्टिकली दौड़ते हुए किचन में गया और यूटिलिटी नाइफ उठाकर टेस्ट करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। शिंजी रुक गया। इस टाइम पर कौन आया है? उसने डोर खोला और सामने चेयरमैन लू को खड़ा पाया। उनके साथ वही लड़की भी थी। चेयरमैन लू ने शांत आवाज में खुद का परिचय दिया, मेरा नाम लू जिनू है। मैं स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एसोसिएशन का हेड हूँ। हम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन से जुड़ी कुछ बातों पर डिस्कशन करने आए हैं। एसोसिएशन का नाम सुनते ही शिंजी की आंखों में हल्का शौक उभरा। पिछली जिंदगी में उसे याद आया कि वो और मीका कभी किसी एसोसिएशन मेंबर की मदद से बचे थे, लेकिन इस टाइमलाइन में उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। उसने उनका बिजनेस कार्ड लिया और ध्यान से लू को देखने लगा। इन्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? चेयरमैन लू ने तभी मीका की फोटो निकाली और कहा, तुमने हाल ही में इस लड़की का ट्रीटमेंट किया था। हमें ये बात डॉक्टर ली से पता चली। वैसे वो ऑलरेडी एसोसिएशन ज्वाइन कर चुकी है। कुछ देर चुप रहने के बाद शिंजी ने उन्हें अंदर आने दिया। थोड़ी बातचीत के बाद चेयरमैन लू सीधे मुद्दे पर आ गए। हम चाहते हैं कि तुम एसोसिएशन ज्वाइन करो। लेकिन शिंजी ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं फैसला तब करूंगा जब स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह लौट आएगी। उसके जवाब पर यू ने तुरंत कहा, तुम्हारा स्टेज 2 ब्रेक थ्रू सिर्फ लक था। हमारी गाइडेंस के बिना तुम जल्दी स्पिरिट स्प्रिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उसने गंभीर होकर जोड़ा, अर्थ बहुत जल्द बदलने वाली है। कल्टीवेशन ही स्ट्रेंथ पाने का एकमात्र रास्ता होगा। यू ने समझाया कि एसोसिएशन की गाइडेंस कितनी जरूरी है। मैंने भी पहले उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। 3 साल तक अवेकन ही नहीं हो पाई, लेकिन एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद 1 साल से कम समय में अवेकन हो गई और अगले 3 साल में स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज भी क्रॉस कर लिया। शिंजी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछ बैठा, तुम्हारी एज क्या है? यू ने कैजुअली जवाब दिया, 21। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? शिंजी ने तुरंत थम्स अप किया, जीनियस हो तुम। हालांकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, इतनी भी इंप्रेसिव नहीं। यू कॉन्फिडेंस से मुस्कुराई, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स जीनियसेस हैं। चेयरमैन लू ने भी कहा, अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तभी अचानक उनका फोन बज उठा। लू ने कॉल उठाया और उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। दूसरी तरफ से रिपोर्ट आई कि 30 किलोमीटर दूर एक लेवल 2 बीस्ट दिखाई दिया है, शायद पॉइजन एट्रीब्यूट वाला जायंट स्नेक। चेयरमैन लू ने तुरंत आदेश दिया, पूरे एरिया को सील करो, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। कॉल खत्म करके वो शिंजी की तरफ मुड़े, माफ करना, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। फिर वो यू के साथ जल्दी से निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर शिंजी कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर हल्की सांस लेकर सोचने लगा, अब मैं पहले जैसा हेल्पलेस नहीं हूँ। वो अब स्पिरिट स्प्रिंग फेज के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था, लेकिन उसे पता था कि आगे ब्रेक थ्रूज और मुश्किल होने वाले हैं। उसने फोन में मैप खोला और फायर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी वाली दूसरी जगह ढूंढने लगा। तभी अचानक देर रात उसका फोन जोर से बज उठा। वो इरिटेट होकर कॉल उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त कोटोज प्रैक्टिकली रोने वाला था। भाई, मेरा घर हॉन्टेड हो गया है। पीछे लगातार थंडर की डरावनी आवाज गूंज रही थी। पूरा दिन बिजली कड़क रही है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। शिंजी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। थंडर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी? उसने तुरंत डिटेल्स पूछी। कोटोज घबराकर बोला, आसमान पूरा काला हो गया है, लगातार थंडर हो रही है, जल्दी आना भाई। अब शिंजी ऑलमोस्ट श्योर था
उसे याद आया कि स्पिरिचुअल एनर्जी एट्रीब्यूट्स 3 टियर्स में डिवाइड होते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट्स वाटर, फायर, विंड, अर्थ। रेयर एट्रीब्यूट्स आइस, लाइट, डार्कनेस, थंडर। और लेजेंडरी एट्रीब्यूट्स स्पेस और टाइम। उसके पास अभी अभी नया एट्रीब्यूट स्लॉट अनलॉक हुआ था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये मौका परफेक्ट है, मुझे थंडर एनर्जी हासिल करनी ही होगी। शिंजी तुरंत कोटोजे से कहता है, अपने घर के पीछे वाले माउंटेन तक मुझे गाइड करो और जब तक मैं वहां पहुंचूं किसी को भी पास मत आने देना। दूसरी तरफ कहीं और एक लंबी महिला जिसका नाम कोरी था 2 आदमियों को अपने पीछे आने का इशारा करती है। उसकी आवाज गंभीर थी। हमारा पहला मिशन शुरू हो चुका है। एक माउंटेन पर पावरफुल थंडर एनर्जी अवेकन हुई है। हमें वो डिस्पर्स करने से पहले कलेक्ट करनी होगी। जब शिंजी माउंटेन पर पहुंचता है तब तक आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। हर कुछ सेकंड में बिजली चमकती और अंधेरे को चीर देती। वो नजारा देखकर शिंजी के सीने में एक्साइटमेंट दौड़ जाती है। हवा खुद बिजली जैसी एनर्जी से कांप रही थी। इसमें कोई शक नहीं था, ये लाइटनिंग टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी थी। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, वार्निंग, lightning attribute is a rare element. Enhancement will require twice the normal spiritual energy. Do you wish to proceed? सामने चमकते इंटरफेस को देखकर शिंजी मुस्कुराया। Of course, उसने बिना एक सेकंड गनवाए एक्सेप्ट दबा दिया। कुछ पल बाद सिस्टम फिर बोला, एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। फिर तुरंत अगली नोटिफिकेशन चमकी, कंग्रेचुलेशंस, रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट अक्वायर्ड, ब्लू वेरिएंट। शिंजी ने उस चमकते क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली में रॉ पावर धड़क रही थी। नीली चमक ऊपर गरजते तूफान जैसी खतरनाक एनर्जी छोड़ रही थी। रेयर एलिमेंट से यही उम्मीद थी। अब ये लाइटनिंग पावर उसकी थी। तभी एक विशाल लाइटनिंग बोल्ट उसके पास जमीन पर आ गिरा। दूसरी तरफ कुछ लोग भी लाइटनिंग एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। आसमान के अजीब हालात देखकर उनमें से एक आदमी घबराकर बोला, क्या इतनी खतरनाक एनर्जी को कलेक्ट करना पॉसिबल भी है? एक ब्लॉन्ड आदमी डाउट से थर्मोस फ्लास्क उठाकर पूछता है, ये चीज इतनी पावर होल्ड कर पाएगी? लेकिन कोवी उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो फ्लास्क लेकर उसे आसमान की तरफ उठाती है ताकि रेजिंग स्टॉर्म की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। पीछे खड़े दोनों आदमी उसकी स्किल देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल फ्लास्क की सरफेस पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। कोवी की आंखें फैल जाती हैं, ये टूटने वाला है। एक्सप्लोजन होने से पहले ही ब्लॉन्ड आदमी उसे खींचकर पीछे ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी आसमान फिर गरजता है। बिजली पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से जमीन पर गिरने लगती है। कोवी तुरंत चिल्लाती है, भागो, एनर्जी कंट्रोल से बाहर जा रही है। तभी दूर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब मुड़कर देखते हैं और वहां से शिंजी उनकी तरफ आता दिखता है। कोवी शॉक में उसे घूरने लगती है, कोई सिविलियन यहाँ क्या कर रहा है? उसकी सरप्राइज तुरंत चिंता में बदल जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, ये जगह बहुत डेंजरस है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शिंजी ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ लाइटनिंग से भरे आसमान पर टिकी थीं। अगले ही पल वो ट्रियो के पास से स्प्रिंट करता हुआ सीधा स्ट्राइक जोन में घुस गया। ये पागल है क्या? लोग चिल्ला उठे। तभी लगातार कई लाइटनिंग बोल्ट्स उसके ऊपर गिरने लगे। ऑनलुकर्स डर से चिल्लाने लगे, अब तो गया, क्या इसे सुनाई नहीं दे रहा? लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि शिंजी जरा भी नहीं डरा। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर सब स्टंड रह गए। कोई ऑर्डिनरी इंसान ऐसा सरवाइव नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड कॉरी भी अब सस्पेक्ट करने लगी कि उसके पास रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। पूरा शरीर बिजली के वायलेंट आर्क से घिरा हुआ था। दर्द उसकी नसों को जला रहा था। लेकिन शिंजी ने सिर उठाकर जोर से दहाड़ लगाई, तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, ध्यान से सुनो, ना आसमान मुझे रोक सकता है, ना धरती मुझे दफना सकती है। उसकी आंखों में पागलों जैसी डिटर्मिनेशन चमक रही थी। मैं अपना नाम पूरी दुनिया में गूंजाऊंगा। ना गॉड्स, ना डीमंस, कोई भी मेरे कदम नहीं रोक पाएगा। उसकी आंखों के अंदर बिजली चमकने लगी। फिर वो सिर पीछे फेंककर जोर से चिल्लाया और आसमान की लाइटनिंग को अपने शरीर में खींचने लगा, जैसे कोई रॉथफुल डेटी खुद हेवन और अर्थ की शक्ति छीन रहा हो। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। उसके शरीर से हल्की चमक निकलने लगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, फायर एंड लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी सक्सेसफुली एब्सॉर्ब्ड। वुड यू लाइक टू फ्यूज देम इनटू द लेजेंडरी थंडर फायर एट्रीब्यूट? शिंजी ने बिना झिझक जवाब दिया, यस। अगले ही पल क्रिम्सन फ्लेम्स और ब्लूइश पर्पल लाइटनिंग उसके शरीर के चारों तरफ फट पड़ी। दोनों एनर्जीज घूमते हुए आपस में मिलने लगी। कुछ सेकंड बाद फ्यूजन पूरा हो गया। अब शिंजी फ्लेम्स और वायलेंट लाइटनिंग से घिरा खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक डरावनी मैजेस्टिक पावर छोड़ रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती तबाही सामने खड़ी हो। लेजेंडरी थंडरफायर एट्रीब्यूट की ताकत शिंजी की हर नस में दौड़ने लगी। इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि कुछ पल के लिए वो खुद भी स्टंड रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर बिजली और आग की पूरी दुनिया टकरा रही हो। उसी समय
सीन एक पुराने एबंडेंट फैक्ट्री पर शिफ्ट होता है। ऊपर आसमान में काले तूफानी बादल छाए थे और तेज बारिश लगातार गिर रही थी। फैक्ट्री के बाहर 3 लोग खड़े थे। यू ध्यान से सुन रही थी, जबकि उसके पास खड़ा आदमी रिपोर्ट दे रहा था। अंदर सिर्फ 1 म्यूटेटेड बीस्ट है, एक जायंट स्नेक। यू ने गंभीर होकर सिर हिलाया। पॉइजन टाइप। फिर उसने अपनी पॉकेट से 2 क्रिस्टल्स निकाले और अपने दोनों साथियों को देते हुए बोली, अगर डेंजर बढ़ जाए तो अंदर का जेट तोड़ देना, इससे प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, हीरो बनने की कोशिश मत करना। दोनों आदमी नर्वस होकर सिर हिलाते हैं। फिर तीनों फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक शैडोज के बीच 2 विशाल लाल आंखें चमकती हैं। यू तुरंत चिल्लाती है, सावधान! लेकिन वार्निंग देर से पहुंचती है। विशाल स्नेक बिजली जैसी स्पीड से झपटता है और एक आदमी को सीधा टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। दूसरा आदमी तुरंत काउंटर अटैक करता है और आइस एनर्जी छोड़कर स्नेक के पूरे शरीर को बर्फ में जकड़ देता है। दोनों को एक पल के लिए लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन यू के इंस्टिंक्ट्स जोर से वार्निंग देने लगते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। भागो! अगले ही सेकंड बर्फ जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है। स्नेक डरावनी दहाड़ मारता है और उसके मुंह से हरे रंग की टॉक्सिक गैस का बादल निकलकर दोनों आदमियों को घेर लेता है। दोनों तुरंत जमीन पर गिर पड़ते हैं। यू जल्दी से हेडक्वार्टर्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉइजन उसके शरीर में फैलने लगता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाती और अंधेरा उसकी आंखों पर छा जाता है। यू का सिग्नल गायब होने के बाद लू टिन्हो तुरंत शिंजी के पास पहुंचता है। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। सिचुएशन बहुत खराब है, सिर्फ तुम ही उस थ्रेट को खत्म कर सकते हो। शिंजी रिपोर्ट पढ़ने लगता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि स्नेक के पास रेयर पॉइजन एट्रीब्यूट है, उसके चेहरे पर हल्का अफसोस उभरता है। अगर मेरे एट्रीब्यूट स्लॉट्स फुल ना होते तो ये पावर मैं खुद ले लेता। लेकिन लू लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है। उस लड़की की जान अभी भी खतरे में है। हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो, फायर एट्रीब्यूट वाला कल्टीवेटर। शिंजी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता कैसे? लू ऑकवर्ड हंसी के साथ सिर खुजलाता है। मैंने किसी को तुम पर नजर रखने भेजा था। उसी ने म्यूटेटेड डॉग वाली फाइट देखी। ये सुनते ही शिंजी की आंखों में इरिटेशन चमक उठी। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर टेस्ट के लिए छोड़ा गया था। तो तुम मेरी स्पाइंग करवा रहे थे। लू तुरंत डिफेंड करने लगा। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी था। फिर उसने जल्दी से प्रॉमिस किया, अगर तुम ये मिशन एक्सेप्ट कर लो तो सारी सर्वेलेंस बंद कर दूंगा। शिंजी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग तुरंत बंद होगी। लू ने राहत की सांस ली और दोनों हाथ जोड़ दिए। डील पक्की, और सपोर्ट के लिए जितने लोग चाहिए मैं भेज दूंगा। ऑफर काफी टेम्पटिंग था, लेकिन शिंजी को अपनी नई ताकत पर पूरा भरोसा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, उस स्नेक को खत्म करने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर यू धीरे धीरे होश में आने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वो अभी तक जिंदा थी। चक्कर आने की वजह से उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि पूरा एरिया हरी टॉक्सिक गैस से ढका हुआ है और सामने वही जायंट स्नेक कल्टीवेटर्स की एनर्जी अब्सॉर्ब करके इवॉल्व हो रहा था। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी तरह खुद को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्नेक उसे नोटिस कर लेता है। अगले ही पल वो अपना विशाल मुंह खोलकर उसकी तरफ झपटता है। उसके दांत ब्लेड्स जैसे तेज थे। यू तुरंत अपनी पूरी ताकत राइट हैंड में गैदर करती है और ठंडी एनर्जी छोड़ती है। एक नुकीला आइस पिलर स्नेक की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर की स्केल्स से टकराता है, क्रैक! पूरा अटैक तुरंत टूटकर बिखर जाता है। यू शॉक में जम जाती है। उसकी वही एबिलिटी जिस पर उसे हमेशा गर्व था, उस मॉन्स्टर के सामने पूरी तरह बेकार लग रही थी। यू कुछ समझ पाती उससे पहले ही जायंट स्नेक ने अपनी विशाल टेल पूरी ताकत से घुमाई। अगला पल उसका शरीर हवा में उछलकर जोर से जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और इम्पैक्ट इतना भयानक था कि उसका शरीर कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। स्नेक अब पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। उसकी टेरिफाइंग ऑरा पूरे फैक्ट्री में फैल रही थी। यू की आंखों में डिस्पेयर भर गया। सब खत्म हो गया। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। क्या कोइंसिडेंस है? मैं पहले भी इस फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ। यू ने शॉक में ऊपर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। सामने शिंजी आराम से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, जैसे वो किसी डेडली मॉन्स्टर से नहीं, बस ग्रोसरी लेने आया हो। वो कैजुअली बोला, चेयरमैन लू ने मुझे तुम लोगों को बचाने भेजा है। वैसे बाकी लोग कहाँ हैं? लेकिन यू ने उसकी बात इग्नोर कर दी और तुरंत चिल्लाई, यहाँ से भागो, वो स्नेक इवॉल्व होकर टियर 3 तक पहुंच चुका है। ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। लेकिन शिंजी बिल्कुल अनफेज था। उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं संभाल लूंगा। फिर वो सीधे उस विशाल स्नेक की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डेंजरस एक्साइटमेंट चमक रही थी। स्नेक जोर से दहाड़ा और मुंह फाड़कर उसकी तरफ झपटा। यू घबराकर चिल्लाई,
भागो। लेकिन उसी पल शिंजी मुस्कुराया। उसके पूरे शरीर पर लाल फ्लेम्स और क्रैकलिंग लाइटनिंग घूमने लगी। वो ठंडी आवाज में बोला, थंडर की ताकत से मैं हर डार्कनेस को खत्म कर दूंगा। अगले ही सेकंड जायंट स्नेक उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन शिंजी ने लाइटनिंग जैसी स्पीड से आगे बढ़कर उसके सिर पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारा। बूम! ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा फैक्ट्री हिल गया। विशाल स्नेक हवा में उड़ता हुआ पीछे की वॉल से टकराया और दीवार में एक बड़ा होल बन गया। स्नेक तुरंत समझ गया कि वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो डर कर भागने की कोशिश करने लगा। यू कुछ सेकंड शॉक में जम गई थी, फिर अचानक चिल्लाई, उसके पीछे जाओ, उसे भागने मत दो। शिंजी के चेहरे पर स्मर्क आ गया। वो कहीं नहीं जा रहा। अगले ही पल उसका शरीर लाइटनिंग बोल्ट की तरह आगे शूट हुआ। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और फायर और थंडर की ब्लाइंडिंग फ्यूजन एनर्जी छोड़ दी। एक सेकंड बाद भागता हुआ स्नेक सीधा राख में बदल गया। यू की सांस अटक गई। दो एट्रीब्यूट्स, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फायर और लाइटनिंग दोनों का ड्यूअल अवेकनिंग। कल्टीवेशन एसोसिएशन में भी इसे मिरेकल माना जाता था। शिंजी कुछ पल स्नेक की राख को देखता रहा। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई जब एसोसिएशन ने कई सिविलियंस की मदद की थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद अपनी पावर दिखाना इतना बुरा भी नहीं। फिर उसने शांत आवाज में यू की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैंने दोनों एट्रीब्यूट्स अवेकन किए हैं। बाद में हेडक्वार्टर्स में यू पूरी घटना चेयरमैन लू को रिपोर्ट कर रही थी। लू अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि शिंजी ने सर्वेलेंस बंद करवाने की डिमांड क्यों की थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बोले, हमें शिंजी को एसोसिएशन ज्वाइन करवाना ही होगा। आयो कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, लेकिन आपने मॉनिटरिंग बंद करने की बात क्यों कही? लू बस अजीब सी मुस्कान देते हैं, फिर अचानक पूछ बैठते हैं, वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता अब बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए? यू की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे किसी ने उसके दिमाग में एरर मैसेज डाल दिया हो। हैं? दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफिस में एक सीरियस मीटिंग चल रही थी। एक आदमी चेयरमैन लू से बोला, हमें स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी ऑफिशियली अनाउंस कर देनी चाहिए। हाल की इंसिडेंट्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा आदमी तुरंत विरोध करता है। ऐसी अनाउंसमेंट से पूरे सोसाइटी में केओस फैल जाएगा। पहला आदमी फिर बोला, अगर लोगों को पहले पता होता तो कल फैक्ट्री इंसिडेंट में टाइमली इवैक्यूएशन हो सकता था। दूसरा आदमी जवाब देता है, लेकिन आखिर सिचुएशन कंट्रोल हो गई ना। दोनों के बीच बहस तेज होती चली गई, जबकि चेयरमैन लू अब तक चुप बैठे थे। आखिर उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया, अगर फुजी शिंजी की मदद ना होती तो शायद मैं अपनी डॉटर और सबऑर्डिनेट्स दोनों को खो देता और आसपास के रेजिडेंट्स भी खतरे में पड़ सकते थे। फिर उन्होंने गंभीर नजरों से सबको देखा। लेकिन दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी अनाउंस करना भी दुनिया में भारी अपहीवल ला सकता है। चेयरमैन लू कुछ देर सोचने के बाद एक नया प्लान सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जिन जगहों पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल कंफर्म हो चुका है, उन्हें टेस्ट साइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। आसपास के एरियाज को टूरिज्म स्पॉट्स की तरह प्रमोट किया जाएगा ताकि लोगों का रिएक्शन ऑब्जर्व किया जा सके और उसी हिसाब से फ्यूचर डिसीजंस लिए जाएं। मीटिंग में बैठे कई लोग तुरंत सहमत हो जाते हैं। ये आइडिया बुरा नहीं है। इसके बाद चेयरमैन लू एक बुक उठाते हैं और अगला मुद्दा सामने रखते हैं। अब बात करते हैं फुजी शिंजी को स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन में शामिल करने की। मैं उसे सीधे स्पॉट लीडर बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही कुछ लोग तुरंत विरोध करने लगते हैं। इतनी जल्दी इतना बड़ा पोजीशन देना ठीक नहीं होगा। लोअर रैंक मेंबर्स नाराज हो जाएंगे। लेकिन चेयरमैन लू गंभीर आवाज में कहते हैं, उसके पास डुअल लाइटनिंग और फायर एबिलिटीज हैं। अगर हमने उसे लो रैंक दिया और वो नाराज हो गया तो नुकसान हमारा होगा। कुछ देर बहस के बाद एक आदमी सुझाव देता है, तो क्यों ना पहले उसका टेस्ट लिया जाए। अगर वो सच में कैपेबल हुआ तो बाकी लोग भी आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनकर चेयरमैन लू की आईब्रोज हल्की ऊपर उठ जाती हैं। वो सबको देखते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में अपने इस सुझाव पर पछताना मत। दूसरी तरफ अपने घर में शिंजी अचानक एक अजीब आवाज सुनकर उठ बैठता है। उसे तुरंत लगता है कि कोई थीफ घर में घुस आया है। वो गुस्से में उठकर पूरे घर में घूमने लगता है। सीरियसली, मेरे घर में चोरी? मैं खुद ब्रोक हूँ। फिर इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट देखकर और चिढ़ जाता है, साले, खुद चीप नूडल्स खा रहा हूँ और कोई मुझे ही लूटने आ गया। वो जोर से चिल्लाता है, अगर चोर मिला ना, लेसन दे दूंगा। लेकिन अगले ही पल वो फ्रीज हो जाता है। सामने यू आराम से फ्लोर मॉप कर रही थी। वो कैजुअली मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। शिंजी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन कंफ्यूजन तुरंत वापस आ गया। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? फिर उसे कल की बात याद आई। हमने तय किया था कि तुम लोग अब मुझे मॉनिटर नहीं करोगे। लेकिन यू ने बिना टेंशन लिए कप नूडल्स के बॉक्सेस उठाए और बोली, मैं यहाँ रहने आई हूँ। शिंजी की आंखें लिटरली फैल गईं। कुछ देर बाद वो सोफा पर पड़ा छत घूर रहा था
जैसे जिंदगी ने उसे पर्सनली इंसल्ट कर दिया हो। वो धीरे से पूछता है, तो तुम चाहती हो मैं वो टेस्ट दूं? यू सिर हिलाकर कंफर्म करती है। शिंजी मन ही मन कैलकुलेशन करने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल में अब सिर्फ 3 डेज बचे थे। पहले तो वो साफ मना कर देता है, लेकिन यू समझाने लगती है ये टेस्ट खास कल्टीवेटर के लिए तैयार किया गया है। जगह भी रिसेंटली रिवाइव्ड स्पिरिचुअल एनर्जी एरिया है। मोस्टली नए मेंबर्स होंगे और कॉमरेड्स से मिलने का चांस भी मिलेगा। कॉमरेड्स, ये सुनते ही शिंजी को मीका याद आ जाती है। वो कुछ सेकंड सोचता है, फिर मन ही मन बोलता है मुझे उससे कुछ काम भी है। आखिर वो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। उसी समय दूसरी तरफ चेयरमैन लू अपनी टीम को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज भारी थी। शांत जिंदगी खत्म होने वाली है। एक ऐसी दुनिया आ रही है जहां मौत आम बात होगी। फिर वो एक एडवांस स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वही ट्रेनिंग का कैप्टन होगा। उधर कोरी को अचानक माउंटेन वाला वो फिगर याद आ जाता है जो लाइटनिंग एनर्जी से घिरा हुआ था। वो सोच में पड़ जाती है। उसके पास खड़ा आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, कैप्टन कोई रिच किड होगा बस। तभी उसके दोस्त केन के लिए चीयर करने लगते हैं और कोरी तुरंत उसे वार्निंग देती है, ट्रबल मत क्रिएट करना। दूसरी तरफ यू शिंजी को टीम कॉम्पोजिशन समझा रही थी। टीम में 5 मेंबर्स हैं, 2 वुमेन और 3 मेन। मिका का आइज एट्रीब्यूट छोड़कर बाकी सब कॉमन एट्रीब्यूट्स वाले हैं। फिर वो एक लड़के की तरफ इशारा करके कहती है, उसका नाम युस्केन है, पहले अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व था। उसके पास मिंट एट्रीब्यूट है, पर्सनैलिटी थोड़ी रफ है और ऑर्डर्स फॉलो करना पसंद नहीं करता। शिंजी बस हल्का सिर हिलाता है। तभी चेयरमैन लू अनाउंस करते हैं, कैप्टन आ चुका है। जैसे ही शिंजी वहां पहुंचता है, सबकी आंखें फैल जाती हैं। कुछ लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि वही लड़का था जिसने उन्हें बचाया था। कोरी की सांस अटक जाती है। ये वही लाइटनिंग वाला इंसान है। चेयरमैन लू मुस्कुराते हुए सबको बताते हैं, ये तुम्हारा नया कैप्टन होगा। लेकिन तुरंत युशीर नाम का लड़का आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में साफ चैलेंज था, क्या ये सच में कैपेबल है? कहीं ये हमारे लिए बर्डन ना बन जाए। शिंजी ने बिना गुस्सा किए उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ट्राई करना है? बस इतना सुनना था कि युशीर इरिटेट हो गया। मैं हाथ नहीं रोकूंगा। शिंजी ने कैजुअली पूछा, तुम जैसे बबलिंग स्प्रिंग लेवल फाइटर मुझे हैंडल कर पाओगे? ये सुनते ही युशीर का दिमाग गर्म हो गया। वो जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलने लगी, जबकि वो सीधे शिंजी की तरफ चार्ज कर गया। लेकिन युशीर हमला कर पाता उससे पहले ही चेयरमैन लू अचानक बीच में आ गए। उन्होंने आराम से उसका मुक्का पकड़ लिया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम एसोसिएशन के ऑर्डर्स के खिलाफ जाना चाहते हो? युशीर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। लीडर बनने के लिए ताकत दिखानी पड़ती है, रिस्पेक्ट ऐसे ही मिलती है। बाकी कुछ लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए। कल्टीवेटर्स की दुनिया में स्ट्रेंथ ही फॉलोअरशिप तय करती है। चेयरमैन लू ने सबकी तरफ गंभीर नजरों से देखा। फुजी शिंजी ऑलरेडी अपनी ताकत साबित कर चुका है। उसने अकेले जायंट स्नेक को खत्म किया और तुम सबकी जान बचाई। फिर उनकी आवाज और सख्त हो गई, जो भी डिसिप्लिन तोड़ेगा उसे तुरंत एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। माहौल तुरंत शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने अगला मिशन एक्सप्लेन किया। इस बार टारगेट है थ्रोन बीस्ट, एक ह्यूमनॉइड क्रीचर जो फ्रीली मूव कर सकता है। फिर वो धीरे से बोले, कल्टीवेशन के रास्ते पर मौत हमेशा पास खड़ी रहती है। कुछ देर बाद पूरी टीम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रही थी। चलते हुए शिंजी मन ही मन सोच रहा था, तो ये वही जगह है जिसका चेयरमैन ने जिक्र किया था, लेकिन उसे अभी तक मॉन्स्टर का कोई ट्रेस महसूस नहीं हुआ। वो सोचने लगा, क्या वो अंडरग्राउंड छुपा है? तभी पास चल रही लड़की ने पूछा, तुम सुन भी रहे हो? शिंजी की नजर सामने खड़े विशाल ट्री पर टिक गई। जैसे जैसे हम उस ट्री के करीब आ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जा रही है। फिर भी उसे क्रीचर की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। उसने तुरंत सबको वार्निंग दी, कोई भी ज्यादा करीब मत जाना, एरिया सर्च करो और क्लूज ढूंढो। लड़की ने सिर हिलाकर बात मान ली। तभी युशीर मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ कैप्टन, नर्वस हो? फिर हंसते हुए बोला, कहीं ये ट्री अचानक चलना शुरू ना कर दे। उसके दोस्तों ने भी हंसना शुरू कर दिया। शिंजी ने बस ठंडी नजरों से उन्हें देखा। जो मेरी इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करेगा उसकी जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। लेकिन युशीर फिर भी ट्री के पास चला गया। वो उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर हैरान था। उसका एक दोस्त एक्साइटेड होकर बोला, अगर हम यहाँ ट्रेन करें तो डायरेक्ट लेवल अप हो सकते हैं। उधर शिंजी सोच रहा था, अगर मैं यहाँ की एनर्जी अब्सॉर्ब करके लेवल 3 पहुंच गया तो ये लोग खुद फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ युशीर इमेजिनेशन में खो गया। लेवल अप होते ही चारों तरफ गर्ल्स ही गर्ल्स। फिर जोर से बोला, चलो ट्रेनिंग करते हैं। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप ट्री के आसपास बैठकर मेडिटेट करने लगा। पास खड़ी लड़की ने धीरे से पूछा, ये लोग ठीक रहेंगे ना? शिंजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। तभी कोरी को कुछ याद आया। हम कुछ दिन पहले माउंटेन पर मिले थे,
लाइटनिंग रिवाइवल के दौरान शिंजी ने कैजुअल अंदाज में पूछा, तुम वहां पिकनिक मनाने गई थी? कोरी तुरंत इरिटेट हो गई। वेरी फनी, हमें लाइटनिंग एनर्जी सप्रेस करने भेजा गया था। फिर उसने नाराज होकर कहा, लेकिन बाद में सबने मुझे डांटा क्योंकि किसी ने यकीन ही नहीं किया कि मैंने किसी को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते देखा था। शिंजी हल्का मुस्कुराया, अंडरस्टैंडेबल। फिर उसने कोरी और दूसरी लड़की से कहा, तुम दोनों भी यहाँ ट्रेन कर सकती हो, स्पिरिचुअल एनर्जी काफी अबंडेंट है। लड़की ने क्यूरियस होकर पूछा, और तुम? शिंजी ने सिर हिलाया, ये एनर्जी मेरे एट्रीब्यूट से मैच नहीं करती, तुम दोनों ट्रेन करो। कोरी ने भी अग्री कर लिया। तभी अचानक फॉरेस्ट में एक अजीब आवाज गूंजी। तीनों तुरंत मुड़े और सामने का विशाल ट्री धीरे धीरे अपनी ब्रांच उठाने लगा। वो ब्रांच टेंटिकल की तरह हिल रही थी। अगले ही पल सबकी आंखें फैल गईं। युशिर के दोस्त उसी ब्रांच में लिपटे हुए हवा में उल्टे लटक रहे थे। युशिर शॉक में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसके दोस्त डर के मारे चीखने लगे, बचाओ! युशिर ने तुरंत 2 उंगलियां उठाईं। उसके आसपास विंड एनर्जी घूमने लगी। अगले ही पल वो डैगर लेकर तेजी से आगे बढ़ा और ब्रांच पर हर डायरेक्शन से हमला करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने उसे काटा और अपने एक दोस्त को छुड़ा लिया। लेकिन तभी दूसरा दोस्त डर के मारे चिल्लाया, लेफ्ट साइड से अटैक आ रहा है। अचानक दूसरी ब्रांच बिजली जैसी स्पीड से युशिर की तरफ आई और उसे जोर से उछालकर दूर फेंक दिया। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर घिसट गया। अगले ही सेकंड शिंजी सामने खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, युशिर, यहां से निकलो। लेकिन युशिर ने दांत भींच लिए, मैं अपने कॉमरेड्स को छोड़कर नहीं भागूंगा। शिंजी के चेहरे पर हल्की स्mirk आई। हिम्मत तो है तुम में, युशिर ने गुस्से और जिद से कहा। जो आदमी अपने साथियों को छोड़ दे वो सबसे घटिया इंसान होता है। शिंजी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नीचे झुककर एक डैगर उठाया। उसने अपनी लाइटनिंग फ्लेम एट्रीब्यूट उस डैगर में इन्फ्यूज की। तुरंत ब्लेड नीली आग से चमकने लगा। बिना कुछ बोले शिंजी ने डैगर सीधा ब्रांच के सामने फेंक दिया। बूम! पूरी ब्रांच जलती हुई फट गई। ट्री दर्द से भयानक आवाज में गरजा और उसने तुरंत उन सभी लोगों को छोड़ दिया जिन्हें उसने पकड़ रखा था। शिंजी ने तेज आवाज में कहा, जल्दी हटो, असली मॉन्स्टर अब सामने आने वाला है। और जैसे उसकी बात खत्म हुई, जमीन जोर से कांपी। अगले पल एक विशाल बबलिंग स्प्रिंग लेवल 3 थॉर्न बीस्ट जमीन फाड़कर बाहर निकला। सब शॉक में चिल्ला उठे। शिंजी की आंखें ठंडी हो गईं। चेयरमैन लू सही थे, कल्टीवेशन के रास्ते पर मौत हमेशा सामने खड़ी रहती है। मॉन्स्टर ने अचानक थॉर्न डैगर्स फेंकने शुरू कर दिए और उसकी टेंटिकल्स हर दिशा में लहराने लगी। लेकिन शिंजी बिना एफर्ट के हर हमला डॉज कर रहा था। उसकी लाइटनिंग फ्लेम टेंटिकल्स को छूते ही जला रही थी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर के सामने पहुंचा और जोर से चिल्लाया, लाइटनिंग फ्लेम फिस्ट! उसका मुक्का सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगा। बाम! भयानक एक्सप्लोजन हुआ और पूरा फॉरेस्ट कांप उठा। सबकी आंखें फटी रह गईं। मासा शॉक में सोच रहा था, तो हीरोज नॉवेल्स में ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ एसोसिएशन के सिस्टम रूम में बैठे ऑफिशियल्स भी शिंजी की ताकत देखकर स्टन्ड थे। चेयरमैन लू ने धीरे से पूछा, अब भी किसी को इसे स्पॉट लीडर बनाने पर ऑब्जेक्शन है? पूरा रूम चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी अचानक पूरी जगह हिलने लगी। अलार्म बज उठे। लोग पैनिक में इधर उधर देखने लगे। एक आवाज रिपोर्ट देने लगी, अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है, पूरी दुनिया बदलने वाली है। उधर फॉरेस्ट में शिंजी सिचुएशन एनालाइज कर रहा था। अब इस थॉर्न बीस्ट के पास वुड एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। फिर उसकी नजर मीका पर गई। उसे याद आया कि मीका का एट्रीब्यूट आइस था और इस जगह से उसका खास कनेक्शन था। तभी अचानक जमीन के नीचे से तेज नीली रोशनी फूट पड़ी। एनर्जी ऐसे ऊपर उठ रही थी जैसे खुद धरती पावर रिलीज कर रही हो। सबकी आंखें फैल गईं। शिंजी तुरंत समझ गया, अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। एक विशाल डिप्रेशन के अंदर से आइस एट्रीब्यूट की वायलेंट एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। तब मिका इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। मिका शॉक में उस डिप्रेशन को देख रही थी। कैप्टन, ये इनक्रेडिबल है। आपने सिर्फ एक हिट से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड कर दी। शिंजी ने तुरंत कहा, मिका, केव के अंदर की आइस एट्रीब्यूट एनर्जी एब्जॉर्ब करो, इससे तुम और स्ट्रांग बनोगी। मिका ने बिना हेजिटेशन सिर हिलाया। रेडी? शिंजी मन ही मन सोचने लगा, अगर हम दोनों स्ट्रांग हुए तो इस बार पिछली फेलियर्स का रिवेंज ले पाएंगे। टीम का एक मेंबर एक्साइटमेंट में बोला, ये आइस एट्रीब्यूट एनर्जी पूरी तरह मीका के जोन से मैच करती है। ये परफेक्ट ट्रेनिंग स्पॉट है। बाकी सबने भी अग्री किया और वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ समय बाद पूरा ग्रुप एक टेबल के आसपास बैठा था जो खाने से भरी हुई थी। सब खुशी में टोस्ट कर रहे थे क्योंकि मीका एक ही कोशिश में रंबलिंग स्प्रिंग लेवल 1 से लेवल 3 तक पहुंच गई थी। मीका हल्की मुस्कान के साथ बोली, कैप्टन, और आप सबका थैंक यू। तभी युशिर आगे आया। उसके चेहरे पर गिल्ट था।
मुझे अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ कर दो। लेकिन शिंजी ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा अपने कॉमरेड्स को बचाने का करेज तुम्हारे प्राइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर यूशिर की आंखें प्रैक्टिकली भर आईं। कैप्टन, अब से मैं खुद को पूरी तरह डेडिकेट कर दूंगा। शिंजी तुरंत ऑकवर्ड हो गया। इतना ड्रामेटिक मत बनो, हम बस सेम स्क्वाड के कॉमरेड्स हैं। तभी अचानक बाहर से एक बूमिंग आवाज गूंजी, सभी पर्सनल तुरंत एरिया खाली करें। सोल्जर्स और सिविलियंस तेजी से इवैक्यूएशन शुरू करने लगे। शिंजी ने नोटिस किया कि ये सोल्जर्स ऑर्डिनरी नहीं थे, उनके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। साफ था कि वो कल्टीवेटर्स थे। शिंजी ने सोचा, चेयरमैन को अभी स्पिरिचुअल एनर्जी मैनेजमेंट संभालना चाहिए, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी इवैक्यूएशन था। तभी एक गार्ड आगे आया और उसने गन सीधे शिंजी की तरफ तान दी। उसकी आवाज सख्त थी, तुरंत पीछे हटो। यूशिर तुरंत भड़क गया, तुम्हें पता भी है हमारे कैप्टन कौन है? लेकिन गार्ड जरा भी नहीं डरा। उसने गन का बैरल सीधा यूशिर की गर्दन पर टिकाया। पीछे हटो वरना मर जाओगे। यूशिर गुस्से से दांत पीसने लगा। तभी शिंजी ने शांत तरीके से हाथ उठाया, बस रुक जाओ। 3 घंटे पहले एक राउंड कॉन्फ्रेंस रूम में लोग अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी को लेकर बहस कर रहे थे। सब मान रहे थे कि वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। आखिर फैसला हुआ कि सबसे अर्जेंट काम एस्केप्ड म्यूटेंट डॉग को पकड़ना है। एक ऑफिसर गुस्से में सर्वेलेंस टीम को डांट रहा था, लेकिन साथ ही कह रहा था कि सिविलियंस की सेफ्टी सबसे पहले है। कावासाकी को मिशन सौंपा गया। उसने सल्यूट करके कहा, कल सुबह तक म्यूटेंट डॉग पकड़ लिया जाएगा। बाकी फोर्सेस को बॉर्डर्स पर भेजने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। अब वर्तमान में कावासाकी वॉकी टॉकी पर ईस्ट साइड इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेट कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था म्यूटेंट डॉग कब अटैक कर देगा। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर शिंजी पर पड़ी। शिंजी अपनी टीम से कह रहा था, मिलिट्री के साथ ट्रबल मत क्रिएट करना। फिर वो जाने लगे। जाते जाते शिंजी ने गंभीर आवाज में कहा, आज दोपहर के बाद दुनिया बहुत डेंजरस होने वाली है। फिर उसने मीका की तरफ देखा, ट्रेनिंग जारी रखना, अपनी फाउंडेशन मजबूत करो। कावासाकी ने पीछे से आवाज लगाई, ओए शिंजी। शिंजी मुड़ा तो कावासाकी हंसते हुए बोला, इतने साल बाद भी अपने बड़े भाई को भूल गया। ये सुनकर कवारी स्मर्क करने लगी, जबकि बाकी लोग हंसते हुए बाय बोलकर निकल गए। शिंजी भी हल्का इम्प्रेस्ड था। तो तू मिलिट्री एग्जीक्यूटिव बन गया? कावासाकी ने गर्व से सीना फुलाया। प्रमोशन कहते हैं इसे। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिचुएशन एक्सप्लेन की। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है, लेकिन वो म्यूटेंट डॉग भाग गया है और यहीं आसपास छुपा हुआ है। इसलिए पूरा एरिया सील किया गया है ताकि सिविलियन सेफ रहें। इसी वजह से मिलिट्री डिप्लॉय हुई है। शिंजी ने दूर ट्रैप एरिया की तरफ देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि म्यूट डॉग आखिर फंस ही गया। उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी। परफेक्ट मौका है मिलिट्री की कैपेबिलिटी देखने का। उसने कैजुअली पूछा, मैं देख सकता हूँ? कावासाकी मुस्कुराया, अच्छा रहेगा। वैसे भी अब तुझे दुनिया के डेंजरस समझने चाहिए। फिर उसने एक गार्ड को आदेश दिया कि शिंजी को हंटिंग ग्राउंड के सेफ जोन तक ले जाया जाए। गार्ड ने सख्त आवाज में कहा, मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। शिंजी ने बिना बहस सिर हिला दिया। सेफ जोन में पहुंचकर वो आराम से क्रॉस लेगेड बैठ गया और सोल्जर्स को ऑब्जर्व करने लगा। हथियारों के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज कर रहे हैं। उसने नोटिस किया कि ज्यादातर सोल्जर्स बबलिंग स्प्रिंग लेवल 1 पर थे, बुरे नहीं हैं। तभी अचानक मॉनिटरिंग कर रहा एक सोल्जर चिल्लाया, म्यूटेंट डॉग दिखाई दिया। सबकी नजरें सामने गईं। विशाल म्यूटेंट डॉग पर्पल ग्लो से घिरा हुआ था। स्क्वाड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बुलेट्स का उस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। तभी उसके मुंह से पर्पल एनर्जी निकलने लगी। माहौल इंस्टेंटली टेंस हो गया। एक सोल्जर उस एनर्जी की चपेट में आ गया और दर्द से चीख पड़ा। कावासाकी तुरंत चिल्लाया, वो इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, अभी नहीं रोका तो पूरा स्क्वाड खत्म हो जाएगा। स्पेशल फोर्सेस तुरंत आगे बढ़े, लेकिन कोई उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। म्यूटेंट डॉग तेजी से इवॉल्व हो रहा था और उसकी पावर हर सेकंड बढ़ रही थी। कावासाकी ने दांत भींच लिए। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब कावासाकी खुद म्यूटेंट डॉग के सामने खड़ा था। पहले के अटैक से वो ऑलरेडी घायल हो चुका था। पीछे से एक सोल्जर घबराकर बोला, सर ऑर्डर्स। कावासाकी ने गरज कर जवाब दिया, लड़ना पड़ेगा, हम सिविलियंस को मरने नहीं दे सकते। उसने स्पेशल फोर्सेस को फिर चार्ज करने का ऑर्डर दिया, लेकिन म्यूटेंट डॉग की शेयर पावर ने सबको उड़ा दिया। कावासाकी का सिर रबल से टकराया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। म्यूटेंट डॉग अपनी छोटी लेकिन टेरिफाइंग आंखों के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कावासाकी ने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, शायद यही अंत है। तभी अचानक एक लाइटनिंग फ्लैश हवा चीरती हुई निकली। बूम! अगले ही पल शिंजी सामने दिखाई दिया। उसने म्यूटेंट डॉग को लाइटनिंग से भरे अटैक से
जोरदार हिट किया। कावासाकी कुछ सेकंड समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। शिंजी ठंडी आवाज में बोला, मेरे दोस्त पर अटैक करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। बिजली की वायलेंट एनर्जी ने म्यूटेंट डॉग को झटका दिया और उसे दूर उछालकर फेंक दिया। कावासाकी शौक में बड़बड़ाया, तू भी कल्टीवेटर है? शिंजी ने कैजुअली हाथ हिलाया, बाद में बात करेंगे। आसपास के सोल्जर्स डिसबिलीफ में उसे देख रहे थे। एक हिट में लेवल 4 बबलिंग स्प्रिंग म्यूटेंट डॉग घायल हो गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी शिंजी हवा में लेविटेट हो गया। उसके हाथ में लाइट से बना एक शार्प वेपन फॉर्म हुआ। अगले ही पल उसने फिर हमला किया। म्यूटेंट डॉग दर्द से चीखा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। अब कावासाकी अपने सोल्जर्स के सहारे खड़ा था और शिंजी की लाइटनिंग एट्रीब्यूट पावर देखकर दंग रह गया था। म्यूटेंट डॉग आखिरी बार पागलों की तरह शिंजी पर झपटा, लेकिन शिंजी ने नाइफ में इलेक्ट्रिक और फ्लेम एनर्जी दोनों इन्फ्यूज कर दी। ब्लेड खतरनाक तरीके से चमक उठा। स्लैश! अगले ही पल म्यूटेंट डॉग साफ 2 हिस्सों में कट गया। पूरा बैटलफील्ड चुप हो गया। सोल्जर्स डिसबिलीफ में बस उसे घूरते रहे। कोई धीरे से बोला, अगर ये इसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहा तो मॉन्स्टर बन जाएगा। कावासाकी हंस पड़ा, ये पहले से ही मॉन्स्टर है। उधर शिंजी अपने हाथ में बचे नाइफ को देख रहा था, जो अब राख बन चुका था। उसने हल्का साई लिया। मिलिट्री ग्रेड वेपन भी मेरी लाइटनिंग फ्लेम सहन नहीं कर पा रहा। कावासाकी जल्दी से उसके पास आया और कोहनी मारते हुए बोला, तूने अपनी असली ताकत इतनी देर तक छुपा कर रखी थी? फिर हंसकर बोला, इतना स्ट्रांग होकर भी नॉर्मल स्टूडेंट बनता फिर रहा था। शिंजी ने तुरंत उसे रोका, ज्यादा मत हिल, तेरी इंजरीज अभी फ्रेश हैं। फिर उसने उसका शोल्डर पकड़कर सपोर्ट दिया। कावासाकी ने अपने सोल्जर्स की तरफ देखकर कहा, क्लीन अप तुम लोग संभालो, मुझे शिंजी से बात करनी है। सारे सोल्जर्स तुरंत सल्यूट करने लगे। कुछ देर बाद पास की बिल्डिंग में वही महिला कावासाकी से पूछ रही थी, तुम्हारा वो कंपेनियन तुम्हारा दोस्त है? कावासाकी मुस्कुराया, दोस्त से भी ज्यादा, हम एक दूसरे पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। महिला कुछ सेकंड सोचती रही। अगर ऐसा आदमी मिलिट्री में रिक्रूट हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा होगा। उसने पूछा, क्या उसे ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया? कावासाकी ने जवाब दिया, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन ज्वाइन कर चुका है। महिला ने तुरंत नोट बनाया, ये बात लूजिंग हु को तुरंत बतानी होगी। दूसरी तरफ शिंजी आखिर घर वापस पहुंचा। उसके हाथ में बर्गर और ड्रिंक था। तभी उसे याद आया कि वो ब्रेकफास्ट करना ही भूल गया था। सोफा पर बैठी महिला ने उसे देखते ही पूछा, मिलिट्री ऑपरेशन में तुम इन्वॉल्व थे? शिंजी ने शोल्डर्स उचकाए, बस इसलिए गया क्योंकि मेरा दोस्त घायल हो गया था। महिला ने गहरी सांस ली। कमांडर इन चीफ की बेटी लगातार चेयरमैन को कॉल कर रही है, वो तुमसे मिलने की जिद कर रही है। शिंजी ने आईब्राउ उठाकर पूछा, ये सब कहीं मैचमेकिंग अटेम्प्ट तो नहीं है? सोफा पर बैठी महिला हल्का हंस पड़ी, लेकिन फिर सीरियस होकर बोली, अगले कुछ दिनों तक थोड़ा केयरफुल रहना। तभी कावासाकी का फोन बज उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई। फूमा नात्सुकी कावासाकी सीनियर स्पीकिंग। कुछ सेकंड सुनने के बाद उसकी नजर शिंजी पर गई। मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहां फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी डेंजरसली सर्च कर रही है। ये सुनते ही शिंजी की आंखें चमक उठी। फायर एट्रीब्यूट एनर्जी उसके एबिलिटीज को और स्ट्रांग बना सकती थी। उसके होंठों पर हल्की स्मर्क आई। इंटरेस्टिंग। उसके दिमाग में अगले कदम की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। सब कुछ शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन साइट की एक नाइट पेट्रोल से। वहां अचानक एक फायरबॉल दिखाई दिया था। वर्कर्स डर गए और सोचने लगे कि कोई इविल स्पिरिट है। उन्होंने जल्दी से मिनिमल एक्सोर्सिज्म टीम बुला ली, लेकिन उल्टा फायरबॉल और बड़ा होता गया। उसकी हीट और इंटेंसिटी हर मिनट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में पूरी कंस्ट्रक्शन साइट आग की लपटों में घिर गई। मिलिट्री ने तुरंत पूरा एरिया सील कर दिया, लेकिन कोई भी उन फ्लेम्स को रोक नहीं पा रहा था। कल दोपहर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर होने के बाद से आग और ज्यादा वायलेंट हो चुकी थी। अब फूमा कार ड्राइव करते हुए शिंजी को पूरी ब्रीफिंग दे रही थी। इवैक्यूएशन जोन्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कैजुअलिटीज कम हो। शिंजी ने पूछा, आग अभी भी फैल रही है? फूमा ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने कैजुअली लू का टॉपिक छेड़ा, वैसे वो अभी भी तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं। शिंजी तुरंत बोला, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ मेरी मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन फुमा शांत रही। सिचुएशन अब बहुत सीरियस है। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कैपेबल कल्टीवेटर चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कंट्रोल में नहीं रहते। फिर उसने शिंजी की तरफ देखकर कहा, कावासाकी ने तुम्हारे बारे में काफी बताया। तुम्हारा कंडक्ट और स्किल न्यूकमर्स को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है। उसने ऑफर दिया, अगर तुम ज्वाइन करो तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन शिंजी ने साफ मना कर दिया, अभी मेरी प्रायोरिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के पर्सनल को ओवरसी करना है। फुमा हल्का मुस्कुराई, एक्सपेक्टेड आंसर। तुम प्रिंसिपल वाले इंसान हो। कुछ देर बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच गए। सोल्जर्स भीड़ को पीछे हटने की वार्निंग दे रहे थे, डेंजर जोन से दूर रहें। तभी यूडो की नजर शिंजी पर पड़ी।
वो तुरंत बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? शिंजी ने बिना रुके जवाब दिया, पहले तू बता। तभी यो हंसते हुए बोला, शिंजी को देखकर लगता है जैसे लिन के अनबॉर्न चाइल्ड का फादर हो। लिन स्मर्क करने लगी, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया है। आसपास खड़े लोग गॉसिप मोड में चले गए। वाह, प्योर लव वॉरियर आ गया। ये सुनकर शिंजी का चेहरा और इरिटेट हो गया। फूमा ने हल्का धक्का देकर पूछा, यू ओके? शिंजी ने बस आगे बढ़ते हुए कहा, उस रबर नेकर को इग्नोर करो। वो दोनों आगे निकल गए और यूदो वहीं ऑकवर्ड खड़ा रह गया। क्राउड हंसने लगा। दूसरी तरफ लिन अंदर ही अंदर जल रही थी। फ्यूमा की कॉन्फिडेंस और ब्यूटी देखकर उसका मूड और खराब हो गया। एक दिन इसे इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। तभी उसने नोटिस किया कि यूदो अभी भी उसे देख रहा था। वो इरिटेट होकर बोली, कब तक घूरते रहोगे? यूदो ने कैजुअली उसका वेस्ट पकड़ लिया। ऑक्यूपेशनल हैबिट। लिन मन ही मन बिटर होकर सोचने लगी, अगर इसके पास पैसे ना होते तो कब का छोड़ चुकी होती। उधर फ्यूमा फिर शिंजी को अपडेट दे रही थी, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है ये फायर सर्ज। वार्निंग जोन शायद और बढ़ाना पड़े। शिंजी ने सामने देखा, ब्लू ऑरा से घिरी टेरिफाइंग फ्लेम्स पूरे एरिया में घूम रही थी। ऐसी फायर एट्रीब्यूट, स्पिरिचुअल एनर्जी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फ्यूमा ने अपनी वॉच एक्टिवेट की। उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन मेजर हो रही थी। उसने तुरंत सोल्जर्स को आदेश दिया, कॉर्डन और 10 किलोमीटर बढ़ाओ। तभी किसी सोल्जर ने चिल्लाकर कहा, वो लड़का आग की तरफ जा रहा है। लोग पैनिक में देखने लगे, लेकिन फुमा तुरंत समझ गई, वो आग रोकने नहीं जा रहा। उसकी आंखें फैल गईं, वो इसे एब्जॉर्ब करने जा रहा है। अगले ही पल शिंजी विशाल ब्लू फ्लेम्स के बीच जाकर क्रॉस लेगेड बैठ गया। वायलेंट फायर एनर्जी उसके शरीर में घुसने लगी। आसपास की हवा बेकाबू होकर घूमने लगी। बाकी लोगों को अपने चेहरे ढकने पड़े। फ्यूमा उसकी ऑरा देखकर स्टन्ड थी कि आखिर किस लेवल तक पहुंचेगा। बबलिंग स्प्रिंग लेवल 4 या शायद लेवल 6। कुछ तनाव भरे पलों बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, फायर एनर्जी फुली एब्जॉर्ब्ड, करंट लेवल इंक्रीज्ड टू लेवल 2, बोनस रिवॉर्ड ग्रांटेड, 1 चांस टू डेवलप अ न्यू फायर एट्रीब्यूट टेक्निक। अगला नोटिफिकेशन चमका, फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी हैज रीच्ड लेवल 2, न्यू टेक्निक क्रिएशन अवेलेबल। शिंजी ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पर एक ग्लोइंग सिंबल टच किया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। इटर्नल सेक्रेड फ्लेम, गोल्डन फायर एट्रीब्यूट टेक्निक। सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, फर्स्ट गोल्डन टेक्निक एक्वायर्ड, बोनस 10 पॉइंट्स ग्रांटेड। डिस्क्रिप्शन सामने उभरी। इस टेक्निक से वो फायर एनर्जी को बॉडी में स्टोर कर सकता था और फिर लार्ज स्केल अटैक्स में रिलीज कर सकता था। शिंजी हल्का मुस्कुराया, गुड, एक भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। उसके आसपास हवा अब भी वायलेंट तरीके से घूम रही थी। फ्यूमा दूर खड़ी बस उसे देख रही थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसने अभी कितना मैसिव फीट अकॉम्प्लिश किया है। पास खड़ा एक सोल्जर धीरे से बड़बड़ाया, नो वे, क्या ये फायर गॉड का इनकारनेशन है? कुछ देर बाद शिंजी आराम से चलते हुए फ्यूमा की तरफ आया। उसके चेहरे पर रिलैक्स्ड स्माइल थी। फ्यूमा तुरंत उसकी हालत चेक करने दौड़ी, लेकिन शिंजी ने कैजुअली कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। तभी फ्यूमा ने डिवाइस से रिमेनिंग एनर्जी टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट हुआ वो इंस्टेंटली इग्नाइट हो गया। बूम! पीछे जोरदार ब्लास्ट हुआ। शिंजी ने रिफ्लेक्स में तुरंत फुमा को अपनी तरफ खींचकर शील्ड कर लिया। फुमा उसके बेहद करीब थी और उसके होठों पर हल्की स्मर्क आ गई। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, इतने पावरफुल आदमी के और करीब कैसे जाया जाए। डिनर के दौरान फ्यूमा ने कैजुअली पूछा, तुम अभी किस लेवल पर हो? शिंजी ने ड्रिंक का सिप लेते हुए जवाब दिया, शायद बबलिंग स्प्रिंग लेवल 4 और जल्दी ही लेवल 5। फुमा की आंखें हल्की फैल गईं। इतनी जल्दी? शिंजी ने शोल्डर्स उचकाए। मेरे ट्रेनिंग मेथड्स थोड़े अलग हैं। लेकिन फुमा ने हाथ हिलाकर बात वहीं खत्म कर दी। हर कल्टीवेटर के अपने सीक्रेट्स होते हैं। फिर उसने एक बार फिर मिलिट्री ज्वाइन करने का टॉपिक छेड़ा। अगर तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो तो तुम्हें और बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन शिंजी ने बिना सोचे जवाब दिया, इंटरेस्ट नहीं है। फुमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, एक्सपेक्टेड। फिर उसने कहा, वैसे आज की सारी इवेंट्स मुझे अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करनी होंगी। उसी रात शिंजी के फोन पर चेयरमैन का मैसेज आया। शैडो एक्सटर्मिनेशन मिशन में हेल्प मांगी गई थी। शिंजी ने अगले दिन जाने के लिए एग्री कर लिया। अगली सुबह शिंजी खाने की स्मेल से उठा। वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो गया। इतनी अच्छी स्मेल। जैसे ही वो किचन में पहुंचा वो फ्रीज हो गया। सामने फ्यूमा आराम से डम्पलिंग्स और चीज बना रही थी। शिंजी शॉक में चिल्लाया, ये क्या है? फ्यूमा पूरी शांति से बोली, तुम्हारा घर अब मिलिट्री सीक्रेट लोकेशन के तौर पर रजिस्टर हो चुका है। शिंजी का दिमाग घूम गया। बिना परमिशन के कुछ मत किया करो।